नमस्कार दोस्तों, कोटद्वार पुलिस की एफआईआर में ये चेहरे अज्ञात हैं जो दरअसल ज्ञात हैं, लेकिन इन चेहरों पर आने से पहले दीपक कुमार को फंसाने और इन चेहरों को बचाने के लिए दर्ज की गई एफआईआर की बात। मेरे हाथों में दो एफआईआर है। एक वो जो पुलिस की तरफ से कोटद्वार के अज्ञात हुड़दंगियों के खिलाफ दर्ज की गई, दूसरी वो नामजद एफआईआर है जो इन्हीं हुड़दंगियों में से दो की तरफ से खुद को मोहम्मद दीपक बताकर देश भर में सुर्खियां बटोरने वाले सलाम के हकदार दीपक कुमार के खिलाफ की गई है। इन दोनों एफआईआर की टाइमिंग और दीपक कुमार पर लगी धाराएं, दीपक कुमार पर लगाए गए आरोप उत्तराखंड पुलिस के मंसूबों को एक्सपोज करते हैं। इसी वीडियो में इन दोनों एफआईआर के पीछे के खेल का पोस्टमार्टम करूंगा, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन आते हैं सबसे पहले इन चेहरों पर। मेरे स्क्रीन पर कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन बजरंग दल से जुड़े वो चेहरे हैं जो पहचाने जा रहे हैं, वो चेहरे हैं जो कोटद्वार में खुद को मोहम्मद दीपक बताने वाले जिम ट्रेनर दीपक कुमार की घेराबंदी करने के लिए पहुंचे थे, वो चेहरे हैं जिन्होंने कोटद्वार में पुलिस की मौजूदगी में दीपक कुमार को गालियां दी, हंगामा किया, उसे मारने पीटने की धमकियां दी। कोटद्वार पुलिस के मुताबिक ये सारे नफरती लफंगे अज्ञात हैं। इनके बारे में कोटद्वार की भोली भाली पुलिस कुछ नहीं जानती है। फैक्ट चेकर जुबैर ने कोटद्वार के वायरल वीडियो से इन चेहरों की पहचान करके अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और लिखा है, हियर आर द नेम्स एंड फोटोज ऑफ अननेम्ड पीपल इन द एफआईआर। नाम तो आप सबके पढ़ ही रहे हैं। इनमें भूपी चौधरी हैं, सचिन चौधरी हैं, सिद्धांत बडोनी हैं, नरेश उनियाल हैं और बजरंग दल का नेता अमन स्वेदिया है, जो इन दिनों उत्तराखंड के नफरती ब्रिगेड का उभरता सितारा बना हुआ है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है और बड़े बड़े लोगों के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करके धौंस जमाता रहता है। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस शख्स की है। 31 जनवरी को देहरादून से अमन स्वेदिया अपने दल बल के साथ दीपक कुमार को घेरने के लिए हिंसक इरादे के साथ कोटद्वार पहुंचा था। गाली गलौज करते हुए धमकी दे रहा था। वीडियो गवाही दे रहा है पुलिस के लिए। और उस जिहादी सुअर की औलाद दीपक मोहम्मद को तेरे कोटद्वार में बजरंग दल पहुंच चुका है और अगर तू भाग सकता तो भाग ले। सबूत के तौर पर अमन स्वेदिया के ऐसे कई वीडियो वायरल हैं। पुलिस से उलझते हुए भी उसके वीडियो है। पुलिस वाले भी उसकी आक्रामकता के सामने लाचार नजर आ रहे हैं। अमन स्वेदिया पुलिस वाले के सामने अपनी शर्त रख रहा है कि दीपक को माफी मांगनी पड़ेगी और सब इंस्पेक्टर साहब कहते नजर आ रहे हैं कि आपकी दोनों बातें जायज हैं। जी सुनते हम नहीं, आपके छोटे भाई हैं हम लोग। गाड़ी कैसे आ गई? आप मेरी बात सुनिए। हमारा दो विषय हैं। एक तो मोहम्मद दीपक की माफी चाहिए जिसने हमारे कार्यकर्ताओं करी, और दूसरा हम केदार सिद्ध बलि पीठ, हमारे बद्री केदार, जितनी हमारी हिंदू देवी देवताओं की दुकानें होती हैं, ठीक है, हमारे हिंदू नाम है, उसको नाम उस जिहादी को हम लेने नहीं देंगे। उसका बोर्ड उतर जाए और वो दीपक हमारे से अपने नाम से करे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अपने नाम से कार्यक्रम करे, अपनी दुकान चलाए, कुछ भी चलाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी सी बात है, दोनों बात आपकी जायज है। मैं बात कोटद्वार समेत उत्तराखंड के हजारों लोग इसकी हरकतों से वाकिफ हैं। सिर्फ इतना है कि पुलिस इसे पहचानने से इनकार कर रही है। पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में यह शख्स अज्ञात है, बाकी चेहरों की तरह। और सबसे खास बात, कोटद्वार में 31 जनवरी को हिंसक इरादों के साथ जिम ट्रेनर दीपक कुमार की घेराबंदी करने जो जत्थे पहुंचे थे, उनमें कोटद्वार बीजेपी जिला अध्यक्ष राज गौरव नोटियाल का भाई सौरभ नोडियाल टाकली भी है, नोडियाल नाम है शायद, जो हुड़दंगी और नफरती भीड़ का हिस्सा था। खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में दीपक कुमार को गालियां दे रहा था, नारे लगा रहा था। इसका भाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का करीबी बताया जाता है। सौरभ नोडियाल खुद भी बीजेपी का जिला युवा मोर्चा का अध्यक्ष रह चुका है। इस शख्स ने अपने फेसबुक पेज पर 31 जनवरी के हंगामे और नारेबाजी के वीडियो खुद ही शेयर किए हैं, पोस्ट किया है, जो खुद ही बता रहा है वीडियो के जरिए कि मैं वहां था और उसकी मौजूदगी में गालियां और नारेबाजी हो रही है। लेकिन पुलिस की एफआईआर के लिए यह भी अज्ञात है। जो घोषित तौर पर ज्ञात है, जो खुद
अपनी मौजूदगी के सबूत अपने सोशल मीडिया पेज पर दे रहा है। पुलिस के एफआईआर में यह भी अज्ञात है और इसे न तो पुलिस का डर है न किसी एफआईआर की चिंता। तस्वीर हरे टी शर्ट में बंदा, ऐसे और कई चेहरे हैं जिनकी पहचान आसानी से हो रही है। सबके सोशल मीडिया अकाउंट हैं। हैरानी की बात है कि इन्हीं चेहरों को कोटद्वार की पुलिस ने अपनी एफआईआर में अज्ञात घोषित कर दिया है। जिनके नाम हैं, जिनकी पहचान है, जिनके पते ठिकाने हैं, सोशल मीडिया पर सब कुछ उपलब्ध है, वो सब उत्तराखंड पुलिस के लिए अज्ञात आरोपी हैं। और वो दीपक कुमार जिसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताकर 71-72 साल के बुजुर्ग की बजरंग दल के नफरती हुड़दंगियों से हिफाजत की थी, बचाव किया था, उसके सामने डटकर खड़ा हो गया था कि इनके दुकान के नाम में अगर बाबा लगा हुआ है तो तुम कौन होते हो बदलने वाले? बाबा तो पीर बाबा भी होते हैं, बहुत लोग अपने घर में बाबा बुलाते हैं, बुजुर्गों को बाबा बुलाते हैं, तुम कैसे रोक सकते हो? उस दीपक कुमार को घेरने के इरादे से नफरती ब्रिगेड तयशुदा ढंग से, एलानिया ढंग से पहुंचे थे उसके जिम पर। जो बवाल हुआ आप जानते हैं। वो दीपक कुमार एक दूसरी एफआईआर में नामजद आरोपी है। दीपक कुमार के नाम एफआईआर उन्हीं लोगों ने कराई है जो बुजुर्ग दुकानदार वकील अहमद के यहां हंगामा करने के इरादे से पहुंचे थे। मैं कल पूरे दिन कोटद्वार में था। मैंने दीपक कुमार से भी बात की, उस बुजुर्ग दुकानदार से भी मिला और दीपक कुमार को फंसाने वाली एफआईआर दर्ज करने वाली पुलिस के एसपी साहब से भी मिला। कुछ तीखे सवाल भी हुए। मेरे सवालों से एसपी साहब नाराज भी हुए, खींचे भी, झल्लाए भी। इंटरव्यू के बीच में ही सीओ साहब और एसएचओ साहब की भी एंट्री हुई। एसीपी साहब से पूछे गए, एएसपी साहब से पूछे गए सवालों का जवाब सीओ और एसएचओ साहब भी देने लगे। लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया कि जो गुनाहगार हैं उनके नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, जिनके चेहरे वीडियो से पहचाने जा रहे हैं उनके नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, वो अज्ञात क्यों हैं, और दीपक कुमार जो बेगुनाह है उसके नाम से फर्जी एफआईआर क्यों दर्ज हुई। फर्जी क्यों कह रहा हूं, इसी वीडियो में आगे बताता हूं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और समझिए पुलिस का खेल। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे हाथों में 2 एफआईआर है। टाइमिंग देखिए और उसके बाद इसी में आपको मैंने क्या पूछा दीपक कुमार से, क्या उन्होंने कहा और एसपी साहब ने क्या कहा वो भी। दीपक कुमार के जिम के बाहर जो हंगामा हुआ उसके वीडियो वायरल हैं, अब उस पर बहुत बात करने की जरूरत नहीं। एक शिकायत दीपक कुमार ने पुलिस को दी, थाना इंचार्ज कोटद्वार को, जिसमें उन्होंने कई लोगों के नाम बताए हैं, फोन नंबर हैं बाकायदा, और जिन गाड़ियों पर वो बैठकर आए थे उन गाड़ियों के नंबर हैं। होता क्या है, इसमें जो थाना प्रभारी हैं उनकी तरफ से रिसीव किया गया है। रिसीविंग के इसमें मुहर लगे हैं, 31 तारीख डेट लिखा है, नीचे लिखा हुआ सभी घटनाओं के वीडियो मौजूद हैं, फोन नंबर भी दिए हैं दीपक कुमार की तरफ से। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है, 2 एफआईआर जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, दीपक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है 7:20 पर। 7:20 पर पुलिस ने 31 तारीख को दीपक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिस एफआईआर में उन पर जो आरोप है वो अब उस पर आते हैं। और दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है 10:45 पर। यह एफआईआर दर्ज की है एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर की तरफ से दर्ज हुई है, पुलिस सब इंस्पेक्टर की तरफ से, जिनका नाम है विनोद चपराना। यह एफआईआर दर्ज हुई है उन बजरंग दल के लड़कों या लफंगों जो भी कहें उनके खिलाफ जो उस दिन हंगामा कर रहे थे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, यह एफआईआर हुई दर्ज 10:45 पर रात को 31 तारीख को, ठीक है। और एफआईआर नंबर है 20, ठीक है। और यह एफआईआर दीपक के खिलाफ जो दर्ज हुई, यह दर्ज हुई है 7:20 पर। मतलब इस एफआईआर से करीब 7-3-10 करीब 3.5 घंटे पहले, मतलब दीपक पर एफआईआर 3.5 घंटे पहले हो गई। एफआईआर का नंबर है 19 और उन हुड़दंगियों पर एफआईआर हुई 3.25-3.5 घंटे बाद। एफआईआर नंबर 20 रात 10:45 पर। अब इसी से समझिए पहले कौन सी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और उसके बाद दीपक कुमार ने अपनी एफआईआर में जिनके नाम लिखे
वो इसमें अज्ञात हैं। पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में इसमें अज्ञात हैं, किसी का नाम नहीं है। और दीपक कुमार के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें दीपक कुमार पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाए गए 2 लड़कों की तरफ से, गौरव कश्यप और कमल पाल की तरफ से। जो गौरव कश्यप दीपक कुमार की शिकायत में हंगामे वाली ब्रिगेड का हिस्सा था, उस गौरव कश्यप की तरफ से दीपक कुमार पर आरोप लगा कि उन्हें जनसंपर्क 28 तारीख को कि उन्हें जनसंपर्क करने के लिए रोका, वीएचपी के लिए जनसंपर्क करने जा रहे थे, घड़ी छीन ली, 3000 रुपये छीन लिए, जान से मारने की नियत से हमला किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, मोबाइल छीन लिया और ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। उनके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है, इसलिए मुकदमा दर्ज करें। दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि ये जो एफआईआर दीपक पर दर्ज हुई, जिसमें मोबाइल छीनने, पैसा छीनने, घड़ी छीनने, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने, ये सब जो इसमें आरोप है, जो पुलिस की तरफ से जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं दीपक पर लगाई गई हैं। धारा 1152 जिसमें होता है किसी को चोट पहुंचाना और इस तरह की हरकत करना। धारा 1911 इसका मतलब होता है दंगा फैलाना, इस तरह की हरकत। धारा 351(2) जिसमें होता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। धारा 352 ब्रीच ऑफ पीस, शांति भंग करना, ये धारा लगाई। एफआईआर में जो लिखी गई है बात दीपक कुमार के खिलाफ, उसके लिए जो धाराएं लगनी चाहिए, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करना, छीनना, पैसे, वो कहीं धारा नहीं लगी है। और इसी के बारे में जब मैंने कोटद्वार के एसपी से पूछा तो एसपी साहब ने कहा कि जो बात आप कह रहे हैं ये सब जो है ये साबित नहीं हुई, कोई बरामदगी नहीं हुई। तो सवाल फिर ये उठता है कि अगर एसपी खुद मान रहे, पुलिस ये खुद मान रही है कि ये आरोप गलत हैं, पैसे छीनने वाले, मोबाइल छीनने वाले या घड़ी छीनने वाले, पुलिस ये मान रही है, ऑन रिकॉर्ड मेरे वीडियो में भी आप देखेंगे। तो जब उतनी बात झूठ है, धाराएं भी नहीं लगी उसकी, तो इसका मतलब एफआईआर फर्जी है। और दीपक कुमार की तरफ से जो शिकायत दी गई, उस शिकायत के आधार पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? तो एसपी साहब ने कहा टाइमिंग। उन्होंने कहा, उनके कहने का मतलब ये रहा होगा कि एफआईआर हमने पहले दर्ज की, शिकायत बाद में। मुझे इसके बारे में नहीं पता कि शिकायत कब दीपक ने की थी। खैर, मैं चाहता हूं दोनों हिस्से आप देखिए मेरे इंटरव्यू के हिस्से। पहला कि दीपक कुमार ने क्या कहा कल जब दीपक कुमार से मैंने बात की। उसमें नाम जब दीपक ने तहरीर दे रही है, उसमें नाम भी खोले हुए हैं, उन्होंने अज्ञात लिखा हुआ है। अच्छा, दीपक ने जो तहरीर दी उसमें नाम आपने लिखा है? रिसीविंग भी हमारे रिसीविंग भी है उसमें। आप वो आपके पास कॉपी है क्या? हम दोनों के नाम, हम दोनों के निकालिए। आपने रिसीविंग दी, आपने नेम्ड एफआईआर के लिए शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनकी तरफ से जो एफआईआर हुई है पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ से, उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ है। बिल्कुल। और तो इसका मतलब जो हंगामा कर रहे थे उनमें से लोगों को आप पहचानते हैं। ये दीपक की तरफ से थाना इंचार्ज को दिया गया है। इसमें नाम पढ़िए, आप जरा नाम पढ़िए, किन लोगों के नाम है, पढ़िए दीपक। मेरे को नहीं दिखाई। अच्छा, इसमें नाम है अंकित अग्रवाल, आप बोलते जाइएगा, मैं सही कर रहा हूँ। राजेश जगली, शक्ति, सौरभ कश्यप, दीपक बजरंगी, गौरव कश्यप, आयुष त्रिपाठी, कमल पाल, राजेश नोटियाल, नैन मोंगिया, अंकित काला, युवराज राणा, सौरभ नोटियाल, विक्रांत भंडारी, हार्दिक पाल और उनके अन्य साथी शामिल थे, जिसमें आपने ये कहा है कि इन लोगों ने, आपराधिक मानसिकता वाले लोगों ने इकट्ठा होकर दीपक कुमार पर जानलेवा हमला किया। बजरंग दल के लोगों द्वारा दीपक को गालियां दी गई। अब इतने नाम आपने लिखाए, और इतना ही नहीं, दीपक ने जो शिकायत की थाना प्रभारी को, ये किस दिन की है? 31 को या 1 को? ना 31 को उसी दिन 31 को किया। उसी दिन इसमें दीपक ने 8 गाड़ियों के, जिनमें से नंबर प्लेट मौजूद नहीं है और गाड़ियों में हूटर लगे हैं, उनके नंबर दिए दीपक ने थाना प्रभारी को, जिनमें से दिल्ली नंबर की गाड़ी है, यूके नंबर की गाड़ी है, उत्तराखंड की, यूपी नंबर की गाड़ी है। इन गाड़ियों के नंबर दिए दीपक ने थाना प्रभारी को कि ये गाड़ियां, 8 गाड़ियां आई थी, उनमें हूटर लगे थे। उन गाड़ियों में बैठकर वो लड़के देहरादून से या अलग अलग जगहों से, उत्तराखंड से यहां जमा हुए थे घोषित तौर पर। और उसके बाद सब कुछ देने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया
30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ, जबकि दीपक ने ज्ञात लोगों के नाम दिए हैं उस शिकायत में। क्यों लगता है फिर अगर आपने नाम दिया तो एफआईआर तो नामजद होना चाहिए था? वो तो मेरी भी समझ में नहीं आया सर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये क्या ऊपर से क्या प्रेशर है क्या प्रेशर नहीं है, मेरी समझ से बाहर। अब देखिए, दीपक ने नामजद एफआईआर के लिए सबके नाम दिए, तो नामजद एफआईआर नहीं है उन लफंगों पर, बदमाशों पर, गुंडों पर, लेकिन दीपक और विजय रावत पर नामजद एफआईआर है। आपने सुना कि दीपक कुमार ने बताया कि नामजद एफआईआर के लिए उन्होंने शिकायत दर्ज की, सबके नाम मैंने पढ़े दीपक कुमार की मौजूदगी में, जो इसमें है अभी। अब जरा इन्हीं सवालों के साथ जब मैं एसपी साहब के पास गया, चंद्रमोहन सिंह, तो वो क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। नाराज भी हो रहे थे कि आप ये पर्सनल क्यों कर रहे हैं। लंबा वीडियो, इंटरव्यू मौका मिले देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, लेकिन जरा सुनिए। इस गाड़ी के साथ ये नारे लगाते हुए लोग चल रहे हैं। नहीं, एसपी पुलिस का वो काम कर रहे मेरा हैं, काम पत्रकार का काम, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये पुलिस की गाड़ी आगे गई 100 मीटर, पीछे बाइक पे हैं और ये पैदल लड़के जा रहे हैं, सब नारे लगाते हुए जा रहे हैं, और ये नारे लगाते हुए लड़के तो इसी का तो मुकदमा है, इसी के लिए तो अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो पुलिस तो साथ चल रही है, वीडियो में दिख तो रहा है। पुलिस रोक रही है ना उनको। कहां रोक रही है? पुलिस आगे आगे, पुलिस की गाड़ी जा रही है, पीछे पीछे जा रहे हैं, जैसे रोड क्लियर करती जा रही है पार्टी, एडवांस पार्टी। भैया उन्होंने कहा हम सिद्धबली जा रहे हैं, सिद्धबली जा रहे हैं, और ऐसे मंदिर नारे में जा रहे लगाते हुए सिद्धबली जाते हैं, और उसके बाद देख लेंगे, तुम रुकना, भागना मत, दीपक मैं आ रहा हूं, बजरंग दल के लोग भागना मत। अभी अभियोग जो पंजीकृत हुआ किन धाराओं में और किसके लिए हुआ है ये देख लीजिए। तो अभियोग पंजीकृत में 30-40 अज्ञात लोग हैं, तो सब ज्ञात चेहरे हैं, ये तो ज्ञात हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, एक मिनट एएसपी साहब, जो दीपक ने, एक मिनट, दीपक ने जो आपको शिकायत दर्ज कराई, दीपक ने हमें अपनी शिकायत जो पुलिस को दी, थाना प्रभारी को दी, उसमें 7-8 लोगों के नाम हैं, उसमें 7-8 गाड़ियों के नंबर हैं, जिन गाड़ियों पर हूटर लगे थे, जो गाड़ियों से आए, भगवा वाले भी कुछ दिख रहे हैं, उसके बाद फिर पैदल आए। तो उसी में तो हो रही है इन्वेस्टिगेशन। तो एसपी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर दीपक ने नाम दिए 8 लोगों के, तो वो सब अज्ञात हो गए। नहीं, दीपक ने कहाँ दिए नाम? दीपक ने शिकायत थाना प्रभारी को दिया है। दीपक ने बाद में दिया, हमारे तो चौकी प्रभारी ने उसमें मुकदमा अभियोग पंजीकृत कराया है। लेकिन दीपक ने 31 को ही थाना प्रभारी को दिया, जिसमें 8 नाम है। सर, आप थाना प्रभारी को पूछ लीजिए, 8 नाम है, 9 नाम है, वो नाम मैंने पढ़े हैं। अगर उनके नाम पे अज्ञात कह दिया गया, जो एक आदमी विक्टिम है एक तरह से उस दिन, भाई घेरने लोग 100 लोग, 50 लोग, अगर अभी अब नाम आ जाएंगे तो, अगर उसमें अभी जांच होगी, नाम आ जाएंगे, दीपक की एप्लीकेशन से पहले अभियोग पंजीकृत हो गया है। दीपक की एप्लीकेशन से पहले अभियोग पंजीकृत हुआ है, हो चुका था। लेकिन आप तो लड़ाई के मूड में नहीं, लड़ाई नहीं सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, पूरे सम्मान के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ। मतलब आप देख लीजिए ना कितने बजे का अभियोग सर, पंजीकृत इतने हुआ है। वीडियो है मेरे पास, वीडियो में लड़के पहचाने जा रहे हैं जो गालियां दे रहे हैं, ये लड़के चल रहे हैं, ये हुटर वाली गाड़ियां अरे तो सर आपके शहर में दाखिल हुई। अभियोग किस चीज के लिए मैं पंजीकृत ये पूछ रहा हूँ, ये गाड़ियां सब जब्त होगी? ये गाड़ियां जो आई है, ये सब ये हुटर बजरंग दल के लड़के हैं, सब पे कार्रवाई है। तो इन गाड़ियों में जो लोग आ रहे हैं, जिनके चेहरे पहचाने जा रहे हैं, चेहरे हैं, नाम पता अभी तक हमें पता नहीं लग पाया। हाँ जी, चेहरे जरूर हैं। आप प्रदीप नेगी जी, हाँ, आपका बयान मैंने बीबीसी पे देखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें सबके चेहरे पहचाने जा रहे हैं, पुलिस वाले वहां मौजूद हैं, और उसके बाद अज्ञात 30-40 लोग कैसे? नाम पता नहीं है, नाम पते नहीं है। ये अधिकतर लोग देहरादून हेडक्वार्टर से आए थे। हाँ, तो देहरादून से यहाँ आए, पैदल शहर में चल के आए 2 किलोमीटर। अरे भैया, मुकदमा किस चीज का है? इसी चीज का है महाराज। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था। हाँ, और सब लोग वहाँ व्यस्त थे। अब क्या 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 बताएं आपको कि मैं कहाँ था, कौन कहाँ था? मैं नहीं पूछ रहा हूँ सर, लेकिन मुख्यमंत्री जी यहाँ थे, बावजूद इसके 100 लोग आ गए, 8 गाड़ियां आ गई बाहर से, देहरादून से, विकास नगर से। सर, यहाँ से 12-13 जगह, यहाँ से करीब 13 किलोमीटर दूर है जहाँ सीएम ने क्या करना चाह रहे हैं आप? करना नहीं, मतलब क्या नहीं, मतलब आप यहाँ पर दंगा करवाएंगे? सर, आप अब देखिए, आप नहीं, चूंकि मैं नहीं बैठ सकता हूं आपकी अनुमति से? बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं सर। आप ना पूछने पर अगर ये करें दंगा करवाएंगे, और जो दंगा करने के इरादे से शहर में हुटर, आप किस तरह से बात कर रहे हैं? बात तो बात होती है ना, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ये आपको लगता है ऐसी गाड़ियां इस तरह से पंजीकृत किया गया है? लेकिन आपको लगता है ऐसी गाड़ी आनी चाहिए हुटर? अरे नहीं आनी चाहिए, तभी मुकदमा हुआ है ना महाराज। कितनी बार बोलेंगे फिर? सर, अगर लीगल आती तो मुकदमा नहीं होता, अनलीगल आई है, मुकदमा तभी कायम हुआ है। और जो इलीगल आए तो मुकदमा उसी चीज का है, बलवे का है, 7 CR, मतलब जो भी। सर, मेरा ये कहना है, जो आपने ये कहा ना कि इसमें चेहरे दिखाई जा रहे हैं साहब, तो उनको मेरे को आइडेंटिफाइड करना, चेहरा तो हमारा काम है ना ये। हाँ, बिल्कुल आपका गाड़ियों का है, हम करेंगे। आपका हुटर सब जो देखें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे।
ये सब सड़क पे घूम रहे हैं चेहरे, सब हाँ, सब तो पहचाने जा रहे हैं। अरे भाई कितनी बार बोलूं मैं बताओ, कितने क्या आप क्या करना है बताओ। मैं तो यहाँ का नहीं हूँ सर, पुलिस का काम पुलिस करेगी। तो ये हम भी कह रहे हैं, बाहर से जो भी सोशल मीडिया पे सब मैं तो एक स्टेटमेंट है कि हम इसमें अभियोग पंजीकृत हो गया और इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी साहब से मेरी पूरी बातचीत आप चाहें तो मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं, किस तरह से खींचे, कैसे नाराज हुए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो एफआईआर है जो पुलिस की तरफ से, जैसा कि मैंने कहा, रात 11:15 बजे दर्ज की गई, उन उपद्रवियों के खिलाफ, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अज्ञात, इस 30-40 लोग अज्ञात, इस एफआईआर में विनोद चपराना ने थाना कार्यालय आकर तहरीर कराया और जो कहा है वही इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह से वो उपद्रवी पुलिस की मौजूदगी में वहां आए, किस तरह से पुलिस के रोकने के बावजूद भी उन्होंने हंगामा किया। कुछ लाइनें सुनिए, गौर फरमाइए। और उसके बाद उन चेहरों के सबूत, जैसा कि मैंने शुरू में दिखाया, उसके बाद वो अज्ञात हैं। इसमें इन्होंने लिखा, विनोद चपराना ने थाना कार्यालय आकर तहरीर कराया कि जब मैं चौकी प्रभारी विनोद चपराना आज 31/1/26 को चौकी क्षेत्र में शांति व्यवस्था, वाहन चेकिंग वगैरह में था, उसी वक्त 2 बजे सूचना मिली कि कुछ लोग कोट द्वार से 3-4 दिन पूर्व बाबा ड्रेस पर हुए दुकान विवाद में दीपक कुमार का विरोध करने, उनके जिम पर और पटेल मार्ग पर ड्रेस की दुकान पर विरोध करने आ रहे हैं। मैं उप निरीक्षक देवेंद्र केडिया बैरियर पर पहुंचा, मैं और तो कुछ समय पश्चात 12-15 गाड़ियों में करीब 30-40 लोग नारेबाजी करते हुए, जिन्हें आवश्यक पूछताछ हेतु रोका गया, इनके द्वारा नारेबाजी कर सड़क पर गाड़ियां रोककर जाम लगा दिया गया। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों को इस्तेमाल करके नारेबाजी की, रोकने पर नहीं रुके। उसके बाद ये बाबा गारमेंट की दुकान के पास पहुंचे, पुलिस बैरियर को हटाकर वहां पहुंचे और उस समय प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी, अनिल चौहान, कमलेश, एसआई रंजीत कुमार, एसआई कमलेश, एसआई शशिभूषण, एसआई सैयदल बहार, एसआई सुशील, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, कांस्टेबल शशिकांत त्यागी, कांस्टेबल कुलदीप, कांस्टेबल फला, ये सब फोर्स लेकर आ गए। उनको बाबा ड्रेस दुकान पर पहुंचने से रोका गया। फिर धार्मिक उन्माद फैलाते हुए गाली गलौज करने लगे और वहां से हटाया गया। तो फिर मालवीय नगर उद्यान पालिका के समय बैठ गए और सड़क पर उग्र प्रदर्शन करने लगे। राष्ट्रीय राजमार्ग को रोका, पुलिस से के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज करने लगे। ये सब चीज पुलिस ने एफआईआर में लिखी है कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाने का प्रयास किया तो ये पुलिस बल को भयोपरांत कर, हमलावर होकर पुलिस के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज करने लगे। आम लोगों को भी पैर से जूते निकालकर दिखाने लगे। सड़क जाम रहा और ये सब धार्मिक नारेबाजी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, अराजकता का माहौल, ये सब लिखा। साथ में एक इन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ये सब हुआ है, धक्का मुक्की हुई। अब सोचिए जरा, वो अज्ञात हैं क्या? पुलिस उनके उपद्रव का जिक्र कर रही है, पुलिस वालों से धक्का मुक्की हुई, सब कुछ हुआ, सब कुछ वीडियो की शक्ल में है और पुलिस कह रही है ये अज्ञात लोग हैं। और खास बात, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कल मैंने एसीपी साहब को दिखाया था, जिस वीडियो में पता चल रहा है गाड़ियों का काफिला जाते हुए एक वीडियो है, दूसरा वीडियो है कि पैदल लड़के आ रहे हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए, और आगे आगे पुलिस की गाड़ी जा रही है, पुलिस वाले भी जा रहे हैं। मतलब पुलिस वालों की मौजूदगी में वो पैदल चलकर वहां तक पहुंचे जहां उन्होंने हंगामा किया। सब कुछ दिख रहा है, पहचाने जा रहे हैं। इन्हें पुलिस ने रोका नहीं, वो भी तब जब उसी दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उसी इलाके में थे। और उसके बाद ये पुलिस की गाड़ी देखिए, गाड़ी के पीछे 100-200 मीटर पीछे से आते हुए लड़कों को देखिए। ये सारे सबूत क्या बेमानी है? इतना कुछ होने के बाद, पुलिस के एफआईआर में इतना कुछ लिखे जाने के बाद, क्या यह अज्ञात है? क्या यह काफी नहीं है कि उत्तराखंड पुलिस, कोटद्वार पुलिस या तो किसी ऊपरी दबाव में काम कर रही है? उन्हें ऊपर से निर्देश है कि बजरंग दल के नेताओं के नाम, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नाम एफआईआर में नहीं होने चाहिए। और दीपक कुमार के खिलाफ एक काउंटर क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई और उस एफआईआर की बात पुलिस खुद कर रही है कि उसमें जो आरोप हैं वो झूठे हैं। कई आरोप जिसका जिक्र मैंने किया, अगर वो आरोप झूठे हैं, छिनौती के और पैसे छीनने के, जाति सूचक और घड़ी छीनने के, तो फिर एफआईआर सच है ये कैसे माने? ये तो सीधा सीधा किसी को बात समझ में आती है। और टाइमिंग, पहले दीपक कुमार पर एफआईआर होती है और बाद में उन हुड़दंगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अज्ञात।
फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मकसद यही था बताना कि कैसे उत्तराखंड में पुलिस काम करती है, एक शख्स के खिलाफ कैसे एफआईआर दर्ज होती है जो शख्स सलाम का हकदार है। पूरी दुनिया, पूरा देश दीपक कुमार का जिक्र कर रहा है, दीपक कुमार को सलाम भेज रहा है, लेकिन पुलिस के लिए वो एफआईआर में आरोपी है। हमारी नजर होगी कोटद्वार की पुलिस की कार्रवाई पर, नजर होगी कि दीपक कुमार के खिलाफ कोई एक्शन होता है, नजर होगी कि क्या कोटद्वार पुलिस इन चेहरों के खिलाफ नामजद एफआईआर में फिर करेक्शन करती है, दोबारा एफआईआर दर्ज होता है, चार्जशीट होती है, क्या होता है, इस पर नजर होगी। पुलिस एक्शन पर नजर होगी। हालांकि एसपी साहब ने कहा नाम आ जाए तो क्या आने वाले दिनों में इनके नाम आएंगे, इसका भी हम इंतजार करेंगे। और फिर से कोटद्वार की तमाम जनता से अपील कि आपके शहर की प्रतिष्ठा, शान दीपक कुमार है, ना कि ये चेहरे। कोटद्वार की पहचान दीपक कुमार जैसे लोग होने चाहिए, ना कि ऐसे लोग जो नफरत के ठेकेदार हैं, नफरती पुतले हैं। और वो बाबा 71-72 साल के, वो शख्स वकील अहमद जिन्होंने अपनी दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस और मैचिंग सेंटर न जाने कितने सालों से रखा हुआ है। खास बात ये भी, बाबा शब्द फारसी से आया है, अरबी और तुर्की से आया है। बाबा किसी बजरंग दल की बपौती नहीं है। मुगलों के ज़माने में बहुत सारे मुस्लिम परिवार में बाबा ही कहा जाता रहा है। पीर बाबा और साईं बाबा और फकीर बाबा ये दशकों से नहीं, सदियों से कहा जाता रहा है। तो बाबा शब्द भी आपका नहीं है और आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया है बजरंग दल के लफंगों को कि किसी मुस्लिम की दुकान पर जाएं और इस तरह से उत्पात मचाएं। लेकिन सवाल उठता है, क्या पुष्कर सिंह धामी इन लड़कों, लफंगों, जो भी कहें, इनके खिलाफ एक्शन की कार्रवाई के लिए निर्देश देंगे? इंतजार करेंगे। नमस्कार।